अच्छा तो कितना बार तो बाहर भी गया तो कुछ मिले तो बात नहीं है किसका बनेगा का आधार नंबर लेके फोन करेगा। अच्छा यहाँ पे थोड़ा आप लोग शांत रहिए। तुम क्या कर रहे हो? उधर आके लगाओ इसको, म्यूट कर ले अपना इंस्ट्रूमेंट। Hi, is this audible? Can everybody hear me? Yes, this sounds better. Okay. Prashant? We are live. Prashant, shall we start? Okay. Yeah. आप सभी को मेरा नमस्कार और मैं बहुत माफी चाहती हूँ इस सिग्नल के लिए। हम लोग बिहार में हैं और चंपारण में मेरे ख्याल से थोड़ी सी सिग्नल की प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से आप लोगों को इंतजार करना पड़ा। आज हम लोग एक बहुत बड़े मुद्दे पर और बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बात करना चाहते हैं और वो मुद्दा फिर से है महंगाई का। हमने एक बार यहाँ पर भी कहा और फिर से कहती हूँ, कुछ सालों पहले एक गाना आया था, महंगाई डायन खाए जात है, और उसकी पहली लाइन लेकिन लोग भूल जाते हैं। उसकी पहली लाइन थी, सखी सैया तो खूबे कमात हैं, महंगाई डायन खाए जात है। अब एक डबल वैमी है, दो तरह से हमला हो रहा है लोगों पर। पहली बात तो सैया कमा नहीं रहे, ना हम खुद कमा रहे हैं क्योंकि लोगों के रोजगार गए हैं, वेतन गया है, और अब महंगाई कमर तोड़ रही है लोगों की। और क्योंकि ये त्योहारों का टाइम है, ये मुद्दा उठाना जरूरी है, ये बात करनी जरूरी है कि अभी तक तो लोग आलू, प्याज, टमाटर, प्याज 100 रुपए, आलू 40-50 रुपए, टमाटर 80 रुपए, इससे ही जूझ रहे थे, जो लगातार हमने उठाया है। मेरे मित्र और कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ जी ने इस पर अभी थोड़े दिनों पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी। प्रियंका जी ने, राहुल जी ने, सब लोगों ने इस मुद्दे को उठाया है, लगातार हमारे काफी और नेताओं ने। अब एक नई मार है, त्योहारों के टाइम पर तेल, घी इत्यादि का खर्चा बढ़ता है, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि ये दिवाली फीकी तो होएगी ही, ये बड़ी बेरंग और नीरस दिवाली होने वाली है, क्योंकि जिन तेलों में पकवान छनते हैं उनका भी बड़ा बुरा हाल है। मैं बात स्पेसिफिकली करूंगी इस बार एडिबल ऑयल्स की, जो खाने के काम में तेल पदार्थ आते हैं उनकी, जैसे कि सरसों का तेल हो, सनफ्लावर ऑयल हो, मूंगफली का तेल हो। तेलों में मानो जैसे आग लगी हुई है। एक साल के कंपैरिजन में अगर आप देखिए तो आप भौचक्के रह जाइएगा कि तेल के दामों में कितनी बढ़ोतरी हुई है। थोड़ा सा आपको बता देती हूं, सरसों का तेल एक साल पहले तक 80 रुपए प्रति किलो से कम था, आज वो 120 रुपए प्रति किलो है। सनफ्लावर ऑयल 77 रुपए प्रति किलो मिलता था, आज वो 110 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। मूंगफली का तेल, जो आजकल काफी लोग हृदय के लिए अच्छा ऑयल समझ के खाते हैं, वो 99 रुपए प्रति किलो था, आज 135 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये जो 33% से 50%, करीब करीब 1.5 गुना जो दाम हुए हैं, ये ओवरनाइट हो गए। ये दाम बढ़ रहे थे, सरकार को पता था दाम बढ़ रहे थे, लेकिन फिर वही हुआ, क्विक फिक्स सॉल्यूशंस, कोई सुनियोजित तरीका नहीं। और मैं ये जरूर याद दिलाना चाहती हूँ कि यूपीए ने, जब हमारी सरकार थी, तो तेलों में आत्मनिर्भर, एडिबल ऑयल में आत्मनिर्भरता की बात करी थी और 2020 तक वो पूरा हो जाता। मोदी जी ने आत्मनिर्भरता की जबानी जमा खर्च किया, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कैसे त्योहारों के पहले पकवान या पकवानों का रस, उसकी मिठास जा चुकी है, क्योंकि जिन तेलों में वो तले जाएंगे उनके दामों में खौलाहट है, उनके दाम खोल रहे हैं, उसमें आग लगी हुई है। एक बात और बताना चाहती हूं कि जब आप इस सरकार से बात करिए तो वो कहते हैं ये तो भाई अंतरराष्ट्रीय बाजार में हो रहा है। कभी कोविड के पीछे छिपते हैं, कभी अंतरराष्ट्रीय बाजार के पीछे छिपते हैं। अब बात करते हैं मुद्दे की। जो सरसों का तेल हो, सनफ्लावर ऑयल हो, मूंगफली का तेल हो, जिस भी तरह के तेल में खाना पकाया जाता है,
वो देश के सबसे अमीर लोग भी इस्तेमाल करते हैं और गरीब लोग भी इस्तेमाल करते हैं। तो क्या आपने उनके लिए कोई नीति, कोई नियम, कोई कानून सोचा कि कैसे इनको महंगाई की इस मार से बचाया जाएगा? अभी तक तो बेचारे आलू प्याज टमाटर से ही जूझ रहे थे, अब तेलों के दाम में भी आग लगी हुई है और कहीं ना कहीं सरकार ने इसमें समय व्यर्थ किया है। आयात किया नहीं गया है पाम ऑयल का। जुलाई अगस्त के महीने में एक्सपर्ट्स का कहना है कि बिल्कुल आयात ना होने के कारण यह स्थिति आ गई है। यह भी सच है कि सोयाबीन का जबरदस्त उत्पादन हुआ है देश में, उसके बाद भी तेलों के दाम में कमी नहीं हुई है। तो ये कौन सी आत्मनिर्भरता का पाठ मोदी जी पढ़ा रहे हैं, ये हम जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि यह सच है कि महंगाई बढ़ रही है, स्पेशली खाने के पदार्थों में। पहले महंगाई बढ़ी आलू प्याज टमाटर सब्जी दालों में, अब महंगाई जिस तेल में पकाया जाता है, छाना जाता है, खाना खाया जाता है, उसमें बढ़ रही है और ये सब लोग यूज करते हैं। और इस डिमांड में इलास्टिसिटी नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि इस सीजन डिमांड कम होगी, इस सीजन बढ़ जाएगी। भाई नून तेल तरकारी जो कहा जाता है, जो हर गरीब व्यक्ति इस्तेमाल करता है, वो तो पूरे देश में इस्तेमाल होता है, हर वर्ग का व्यक्ति इस्तेमाल करता है। तो आप अब किसी बहानेबाजी के पीछे नहीं छुप सकते कि भाई कोविड था इसलिए दाम बढ़ गया या फलाना था इसलिए दाम बढ़ गया। ये आपका दायित्व था कि आप दामों को कम करें। आपने बोला था आप फार्मर की इनकम डबल करेंगे। फार्मर जो है, जो किसान है, आज उसके पास कढ़ाई में छौंकने का जो तेल है उसमें आग लगी हुई है। वो कौन सी सब्जी छौंक कर खा सकता है? कुछ नेनुआ एनुआ जो हमारे यहाँ कहा जाता है वो किसान खा रहे हैं, क्योंकि आलू तो खाने की अभी किसी की भाई औकात ही नहीं रह गई है। आलू की कीमत 50-60 रुपए है छोटे छोटे शहरों में। तो कहीं ना कहीं क्या सरकार ये जस्टिफाई कर रही है कि गरीब लोगों को दाम ज्यादा देने पड़े आलू प्याज टमाटर और तेल के? क्या सरकार ये जस्टिफाई कर सकती है कि गरीबों को खाने की पदार्थों पे ज्यादा दाम देने पड़े? मुझे तो लगता है ऐसा करना अनैतिक है, अनौचित्य है और बिल्कुल गलत है। और एक बात यह भी है कि जो बड़ा मिशन यूपीए की सरकार ने शुरू किया था, उसको अपने गंतव्य तक इस सरकार ने नहीं पहुंचाया और उसी का कारण है कि आज एडिबल ऑयल का दाम 33 से 50% के बीच में बढ़ गया है और लोगों को अत्यधिक असुविधा हो रही है। यह भी बात है कि ये कोई ब्लैक स्वान इवेंट नहीं है। दिस इज नॉट अ ब्लैक स्वान इवेंट, दिस इज नॉट लाइक अ कोविड लाइक इवेंट और एन इवेंट लाइक दैट। This event is independent of whatever happens. People are still using edible oil to cook, to eat. Especially around festivals, demand goes up. And the government should have ensured that people had enough edible oil in supply at the right prices. But सरकार ने ऐसा नहीं किया और हर बार की तरह फिर से वो अपने दायित्व से भागे। एक बात तो सच है कि सरकार ने एमएसएमई सेक्टर को डिस्ट्रॉय किया, रोजगार को डिस्ट्रॉय किया। इनकी ही कुरीतियों और कुप्रबंधन के चलते जबरदस्त नौकरियों और वेतन में गिरावट आई। तो आज का आलम यह है कि जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट एक पब्लिश होती है इकोनॉमिस्ट में, उसने भारत को 7th वर्स्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमीज में डालकर रख दिया है। हम थोड़े टाइम पहले तक वर्ल्ड की 3rd बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमी थे, अब हम किस ग्रुप में हैं? दुनिया की 7 सबसे खराब इकोनॉमीज में से हैं। अब हम दुनिया की सबसे खराब 7 इकोनॉमीज में से हैं। दुनिया की 3 सबसे अच्छी इकोनॉमी से इस तरह की गिरावट इनकी नीतियों के चलते आई है। और एक बात साफ है, ये सरकार ना तो नीति, ना नियम, ना कानून बनाना जानती है। ये गरीबों का, आम आदमी का दुख नहीं जानती है। ये नहीं समझती है कि जब लोगों का वेतन कम हुआ है, रोजगार नष्ट हुआ है, तो कमर तोड़ महंगाई से लोगों के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार पड़ रहा है और उस प्रहार को दूर करना चाहिए। ये रिलेशनशिप नहीं जानती है डिमांड एंड सप्लाई की। ये रिलेशनशिप नहीं जानती है कि कैसे फेस्टिवल्स के टाइम पर दाम कम करने से चीजों में ज्यादा सुगमता आ सकती है। और ये रिलेशनशिप नहीं जानती है कि अगर सौहार्द और भाईचारा बना रहेगा तो दाम भी कम रहेंगे, निवेश भी होगा, उपभोग भी होगा। और वो सब कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि इनको नीति नियम कानून बनाना आता नहीं है। I will very briefly repeat the same statement in English and I will only say that the prices of edible oil are skyrocketing because of the failures of this government. Prices of groundnut oil, prices of soybean oil, prices of major edible oils, सरसों का तेल,
120 रुपए प्रति किलो पर है, जो 80 रुपए से कम पे बिक रहा था एक साल पहले. Sunflower oil is at 110 rupees per kg. It was at 77 rupees per kg a year back. Groundnut peanut oil is at 135 rupees per kg, which was at 99 rupees per kg. It is only because of the faulty, false policies of this government. People were struggling with prices of onions, potatoes, tomatoes, and now they're also around the festival season struggling with the price of oil, which is used for eating purposes, which is used for cooking purposes. It is also certain that oil is used by everyone who cooks in India. So from the poorest person to the richest man, and there is no elasticity in demand here. They should have taken care of this. You cannot make basic commodities unaffordable. आपने बेसिक कमोडिटीज हिंदुस्तान में अनअफोर्डेबल बना दी हैं. अब आलू की तरकारी खाने के लिए भी शायद इंसान 2 बार सोचेगा, उसके बाद आलू खरीदेगा, काटेगा और आलू की भुजिया बनेगी. आपने बड़े बड़े वादे किए थे, उनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ है. And one of the double whammies is that unlike high prices earlier, high prices are being preceded by job losses and wage cuts. And which is where this government is immoral, which is where this government is inefficient. And we strongly call out their inefficiency and immorality on this. Your questions are welcome. Thank you, Supriya ji. Yes. I'll request when Siddharth from ANI wants to ask the first question. Please, Siddharth, पूछिए. नमस्कार मैम, मेरे 2 सवाल हैं. पहला सुओ मोटो से है, दूसरा अगर आप लोग कहें तो मैं बाद में उसको पुटअप करना चाहूंगा. जी. सुओ मोटो से मेरा ये सवाल है कि आप बता रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई, 80 रुपए से 120 रुपए हो गया सरसों का तेल, लेकिन जनता जो इस बात को लेके पे कर रही है उसमें कहीं रोष क्यों नहीं दिखाई दे पा रहा है? पहली चीज आपसे पूछना चाहूंगा. दूसरी बात ये कि आप विपक्ष के नाते क्यों उस बात को नहीं हाईलाइट कर पा रहे हैं? आप तो खुद समझ सकते हैं कि विपक्षी पार्टी हैं आप, सड़कों पर आप क्यों नहीं हैं? माना कोरोना काल है, लेकिन कितनी बार इस दौरान आप लोग हैं, जो मौका है एक सरकार को घेरने का, तो वहां क्यों आप चूक जाते हैं? क्यों आज याद करते हैं महंगाई को, 1 महीने बाद 2 महीने बाद भूल जाते हैं? कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई देती. मैं आपसे ताल्लुक नहीं रखती हूँ सिद्धार्थ जी. वी कैन रिस्पेक्टफुली अग्री टू डिसएग्री. मुझे ऐसा लगता है, सबसे पहले तो मैं आपके पहले ही सवाल का जवाब देती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है. ये आम आदमी के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, ये बहुत रोष का मुद्दा है. शायद कोरोना काल के चलते, शायद जिस तरह की धाराएं ये सरकार लगा देती है, जरा सा भी धरना प्रदर्शन करने पे लोग नहीं करना चाहते हैं, लेकिन लोगों के अंदर रोष, गुस्सा और शायद बहुत ज्यादा पश्चाताप है कि भैया ये हमने क्या कर दिया, कैसी सरकार को ले आए. मैं बिहार में हूं पिछले 20 दिनों से और मैं आपको बता सकती हूँ कि महंगाई और कमर तोड़ महंगाई यहाँ का एक बहुत बड़ा मुद्दा है और आपको पता चलेगा 10 नवंबर को जब लोग इस पर वोट करेंगे. बाकी प्रदेशों में भी ये बड़ा मुद्दा है. लोग कुछ कहने से शायद इसलिए कतराते हैं क्योंकि जिस तरह का शासन ये सरकार चला रही है, जिस तरह की क्रूरता दिखाती है प्रदर्शनकारियों के खिलाफ, वो शायद इससे बचना चाहते हैं. लेकिन जब अपने मताधिकार का वो प्रयोग करेंगे तो वो इनको सबक जरूर सिखाएंगे. लेकिन दूसरी बात जो आपने कही कि हम इसको क्यों नहीं उठाते, मुझे लगता है हम ये मुद्दे लगातार उठाते हैं. हम इन्हीं मुद्दों पर चुनाव में गए हैं, हम इन्हीं मुद्दों की लगातार बात कर रहे हैं, क्योंकि जो जनरल नैरेटिव सरकार बनाना चाहती है वो इन मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती, वो बरगलाना चाहती है, वो अनर्थक बातें करना चाहती है. तो सरकार इस नैरेटिव में पुल नहीं होना चाहती है, लेकिन हम इसकी मुद्दे पर बात करते हैं, हम इन्हीं बातों को मुद्दा बनाते हैं. और जहां तक सड़क पर उतरने की बात है, आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि हम पूरी जोर शोर से इन मुद्दों को उठाएंगे और लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे. धन्यवाद. सिद्धार्थ सर, सुओ मोटो पे से हट के दूसरा सवाल अभी पूछूं या मेरे ख्याल बाद से में? पूछ लीजिए क्योंकि और लोग पूछने वाले नहीं लीजिए. हैं. हाँ, जल्दी वाइंड अप करेंगे. हाँ मैम, दूसरा मेरा ये सवाल है कि एक निजी चैनल के जो एडिटर हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है और सीधे तौर पे आक्रोश सरकार की तरफ से दिखाया जा रहा है. कांग्रेस पार्टी निशाने पर है. इटालियन ओरिजिन कांग्रेस तक कहा गया है. अभी बीजेपी के प्रवक्ता जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं. इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये तक कहा कि इंदिरा गांधी को इमरजेंसी के लिए याद किया जाएगा और आज राहुल गांधी
और सोनिया गांधी को प्रेस की फ्रीडम को दबाने के लिए याद किया जाएगा। और आप क्या कांग्रेस पार्टी, दूसरा इसी से सप्लीमेंट सवाल है कि क्या कांग्रेस पार्टी जो सब कुछ हो रहा है, जो हुआ है मुंबई के अंदर, उस पे कांग्रेस पार्टी का क्या ऑफिशियल रिएक्शन? मैं सबसे पहले तो ये सुन के हतप्रभ हूं कि सरकार की ओर से आक्रोश दिखाया जा रहा है। मुझे बड़ा दुख है और मुझे बहुत ही तकलीफ है कि ये सेलेक्टिव आउटरेज, ये सेलेक्टिव आक्रोश सरकार तब नहीं दिखाती है जब निडर पत्रकारों के खिलाफ, जब निर्भीक पत्रकारों के खिलाफ, जब स्वतंत्र पत्रकारों के खिलाफ दमन की कार्रवाई की जाती है। ये लोग क्यों मुंह पर चुप्पी बांधकर, मुंह में दही जमा कर बैठ जाते हैं जब प्रशांत कनौजिया को महीनों जेल में डाल दिया जाता है क्योंकि उसने मिर्जापुर में छोटे बच्चों को नमक और रोटी खिलाए जाने का सच दिखाया। ये क्यों सेलेक्टिव आउटरेज नहीं दिखाते हैं जब सेडिशन तक के चार्जेस पत्रकारों पे लग जाते हैं, जब सुप्रिया शर्मा पर यह मुकदमा दर्ज हो जाता है कि उन्होंने वाराणसी में एक गांव में कुप्रबंधन दिखाया, उसकी असलियत दिखाई, उसके बारे में ये कुछ नहीं कहते हैं। ये क्यों चुप हो जाते हैं जब एक ट्वीट और एक व्हाट्सएप मैसेज से पत्रकार जेल में महीनों डाल दिए जाते हैं? ये क्यों चुप हो जाते हैं कि जब उत्तर प्रदेश की पीपीई किट का घोटाला आता है या खराब क्वालिटी की पीपीई किट को एक पत्रकार रिपोर्ट करता है तो बजाय उस पर एक्शन लेने के, पीपीई किट के, पत्रकार पे एक्शन लेके सेडिशन चार्जेस लगा दिए जाते हैं। इन लोगों के मुंह में दही क्यों जम जाती है, ये मैं पूछना चाहती हूँ। निर्भीक और निडर पत्रकारों के साथ ये क्यों नहीं खड़े होते हैं? ये मेरी पहली बात है। मेरी दूसरी बात ये है कि जिस व्यक्ति का आपने जिक्र किया, और मैं पत्रकारिता के जगत से आती हूं, मैं पत्रकार रह चुकी हूं और मैं बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये कहती हूं कि मुझे दुख होता है, मुझे तकलीफ होती है कि कैसे इन लोगों ने पत्रकारिता का मखौल बना के रख दिया है। अपने स्टूडियो में 12-15 लोगों को बिठाकर, एक तमाशा बनाकर, हर आदमी के ऊपर चिल्लाकर, अनर्गल बातें कर, बड़ी बड़ी गालियां देकर, निर्वाचित सदस्यों पर हर तरह का आक्षेप लगाकर किस तरह का आक्रोश ये लोग दिखाना चाहते हैं? ये जज और ज्यूरी बन गए हैं? ये किस तरह का पत्रकारिता कर रहे हैं? इन्होंने पत्रकारिता के स्टैंडर्ड को, ये पत्रकारिता नहीं है, ये एजेंडा है, ये भाजपा का फ्रंटल चलाते हैं। तीसरी बात मैं ये कहूंगी कि इस तरह के बेवकूफी के आरोप सिर्फ भाजपा ही लगा सकती है, और इसलिए लगा सकती है क्योंकि जिस तरह से देश के तमाम मीडिया उनके सामने नतमस्तक हुए पड़े हैं, जिस तरह की मीडिया को भाजपा कंट्रोल करती है, उनको शर्म आनी चाहिए कुछ कहने से पहले। मेरा अपना मानना है कि जहां पर भी कांग्रेस शासन में है या कांग्रेस एलाई है, वहां पर किसी भी निर्दोष के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। नो गिल्टी विल बी पनिश्ड एंड द लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। Pranav sir, this is Asim from PTI. Can I just ask something related to this? Asim ji, please go on. Ma'am, basically, I just want the reaction to the developments in Maharashtra, the arrest of Mr. Goswami and the BJP allegations. If you can just repeat that in English, I'd be very grateful. Sure. I am actually very shocked with the selective outrage of the BJP, of sections of the government, because why are they silent when Prashant Kanodia is jailed for a number of months just because he exposed a scam where children were being served salt and chapati in Mirzapur? Why are they selectively silent when sedition charges are slapped against journalists? Why are they selectively silent when a case has been filed against Supriya Sharma because she exposed the pathetic state of affairs in a village in Varanasi? Why are they selectively silent when the reporter who exposed the PPE kit scam in UP is jailed and faces serious sedition charges instead of action being taken against those responsible for the PPE scam? So this selective outrage, I am sorry, is extremely unwarranted, is shameful, and they should be ashamed of saying anything. My second point to this is I have been a journalist for almost 2 decades, and I feel ashamed of the fact that the said individual has brought complete disgrace and complete shame to journalism. What he does in the garb of journalism is not journalism. What he does in the garb of journalism is the work of a BJP frontal. To accuse people, to hurl abuses, to make any sort of allegations,
to use the language that he does? Is he judge or jury? What sort of journalism is he doing in the garb of running a TV channel? And my third and the last point is that the BJP should be the last person talking on the press of freedom of press. The way they control the media through advertisements, the way they are trying to control the media through intimidation and fear, the way they try and control the media is absolutely shameful. I am reasonably certain that wherever Congress is in government or we are in alliance, people will not be punished if they are absolutely innocent. I also believe the law will take its own course, even in this case. And also, we do not like to interfere with the institutions. Absolutely not. We believe in the independence of institutions, and never have we ever compromised that independence or their autonomy. Thank you. Any more questions? I think there are none. So can we wind up? I'd like to thank Thank you, Supriya ji. everyone. Thank you, everyone from the press. Thank you, everyone, for joining. Thank you all. Thank you.